गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस 2024 के री एग्जाम के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें चल रहा है मुगल काल। और मुगल काल की पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों बाबर के बारे में, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। और इस क्लास के अंत में हम लोग मुगल काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बाबर के बाद अगला मुगल बादशाह हुआ दोस्तों हुमायूं, जिसने 2 फेजों में शासन किया। और इसका पहला खंड था दोस्तों 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक, और दूसरा खंड था 1555 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि हुमायूं को एक उपाधि दी गई थी जिसको कहा जाता था इंसान ए कामिल। तो इंसान ए कामिल की उपाधि दी गई हुमायूं को, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1539 में युद्ध हुआ दोस्तों, जिसको कहा जाता है चौसा का युद्ध। और ये चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया और शेर शाह सूरी विजयी हो गया। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं की पराजय हो गई और शेर शाह सूरी विजयी हो गया। और इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों 1540 ईस्वी में, और इस युद्ध को कहा जाता है बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। और यह भी हुआ था दोस्तों हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। और इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो गया और शेर शाह सूरी विजयी हो गया। तो हुमायूं से आप लोग इन दोनों युद्धों को ध्यान रखिएगा कि 1539 में हुआ चौसा का युद्ध और 1540 में हुआ बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और इन दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। और इसके बाद दोस्तों हुमायूं भारत से भाग गया था। इसके बाद हुमायूं जब वापस आया तो हो गया दोस्तों 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध। और ये सरहिंद का युद्ध हुआ था हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं यहां पर विजयी हो गया और सिकंदर सूरी जी पराजित हो गए। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और सरहिंद के युद्ध में विजय के बाद हुमायूं मुगल बादशाह के रूप में भारत पर शासन दोबारा से करने लगा। इतना चीज आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। फिर दीन पनाह भवन की स्थापना किया था दोस्तों हुमायूं ने। और इसी दीन पनाह भवन में एक पुस्तकालय था दोस्तों, और इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 में। तो दीन पनाह भवन की स्थापना किया था हुमायूं, और इसी दीन पनाह भवन में एक पुस्तकालय था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। बस इतना चीज आप लोग हुमायूं से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा शेर शाह सूरी के बारे में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शेर शाह सूरी का शासन चला था दोस्तों 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक। और शेर शाह सूरी था दोस्तों सूरी साम्राज्य का संस्थापक। और शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी गई, या शेर शाह सूरी ने शेर खां की उपाधि धारण किया। और यहां पर दोस्तों इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। ये एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछता है कि ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण सर्वप्रथम भारत में किसने करवाया था, तो वो करवाया था दोस्तों शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह सूरी ने ही दोस्तों पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया था और डाक प्रथा की शुरुआत भी की थी शेर शाह
सूरी ने। बस आप लोग शेर शाह सूरी से इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए, अकबर को, जो कि हुमायूं का पुत्र था, और अकबर ने शासन किया 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। और अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों 1542 ईस्वी में सिंध में। और सिंध में कहां पर? तो सिंध में अमरकोट नामक स्थान पर राणा वीरसाल के महल में। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में अमरकोट सिंध में राणा वीरसाल के महल में। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि हुआ था 1556 ईस्वी में, और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था बैरम खान और हेमू के बीच में। हेमू या दोस्तों हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका नाम था, और बैरम खान जो कि अकबर का संरक्षक था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खान और हेमचंद्र विक्रमादित्य, या जिन्हें हेमू भी कहा जाता था, उनके बीच में। और इस युद्ध में दोस्तों बैरम खान विजयी हो गया और हेमू की या हेमचंद्र विक्रमादित्य की पराजय हो गई। तो इतना चीज आप लोग पानीपत के दूसरे युद्ध से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग बैरम खान के बारे में ध्यान रखिएगा, और इसमें आप लोग याद रखिएगा 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खान का शासनकाल चला। और ये बैरम खान थे दोस्तों अकबर के संरक्षक। और फिर इसके बाद पाटन गुजरात में मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। फिर इसके बाद दोस्तों शासन चला महम अंगा का, और महम अंगा का शासन चला 1560 ईस्वी से लेकर 1562 ईस्वी तक। और इन 2 वर्षों को कहा जाता है दोस्तों पेटीकोट गवर्नमेंट या पेटीकोट सरकार, जिसमें महम अंगा ने शासन किया। तो इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1562 ईस्वी में महम अंगा की मृत्यु हो गई। और फिर दोस्तों इसके बाद 1562 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन चलाया। तो अकबर जब 1562 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से शासन चलाने लगा, तो इसने सबसे पहला कार्य किया दोस्तों 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त करके। तो 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। और फिर इसके बाद 1563 ईस्वी को अकबर ने तीर्थ यात्रा को भी समाप्त कर दिया। और 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 1565 ईस्वी को अकबर ने आगरा किले की स्थापना की। और 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया। और 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। और 1565 ईस्वी में अकबर ने आगरा में किले की स्थापना की। और 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया। तो इतनी बात दोस्तों आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1576 ईस्वी में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और मेवाड़ राजवंश के शासक महाराणा प्रताप के बीच में। और हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों अकबर की तरफ से थे मान सिंह और महाराणा प्रताप की तरफ से थे हाकिम खां। तो इतनी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के सेनाओं के बीच में, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह
सिंह और महाराणा प्रताप की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था हाकिम खां। और इस युद्ध में दोस्तों अकबर की विजय हो गई और महाराणा प्रताप की पराजय हो गई। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की और 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। और दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाले इकलौते हिंदू नवरत्न थे दोस्तों बीरबल। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग अकबर के दरबार में उपस्थित नवरत्नों के नाम ध्यान में रखिएगा और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा अबुल फजल को। और अबुल फजल था दोस्तों वजीर और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। और अबुल फजल दोस्तों दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। तो अबुल फजल से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये अकबर के दरबार का नवरत्न था और अबुल फजल एक वजीर था। और अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है और अबुल फजल दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पर फैजी को। और ये फैजी था दोस्तों अकबर के दरबार का राजकवि। और फिर तीसरा था दोस्तों टोडरमल। और टोडरमल था दोस्तों वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा बीरबल को। बीरबल का दोस्तों बचपन का नाम था महेश दास और ये कानपुर के रहने वाले थे। और बीरबल को अकबर ने राजा एवं कविराज की उपाधि दी। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा बीरबल एकमात्र हिंदू नवरत्न थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। फिर बीरबल के बाद आप लोग अगला नाम ध्यान रखिएगा तानसेन, जिनका पुराना या बचपन का नाम था दोस्तों रामतनु पांडे। और ये थे दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश के। और अकबर के दरबार में दोस्तों ये एकमात्र हिंदू नवरत्न थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा अब्दुल रहीम खाने खाना को, जो कि एक कवि और योद्धा दोनों था। और अब्दुल रहीम खाने खाना दोस्तों बैरम खान का लड़का था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा मुल्ला दो प्याजा को, जो कि था दोस्तों मोमिन। और फिर आठवां नवरत्न था दोस्तों मान सिंह और नवां नवरत्न था दोस्तों फकीर अजियो दीन। तो इन नवरत्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा जो कि अकबर के दरबार में उपस्थित रहते थे। इसके बाद आप लोग नोट्स में कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा अब्दुल कादिर बदौनी, जिन्होंने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। और महाभारत के इस फारसी अनुवाद को कहा जाता है दोस्तों रज्मनामा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया अब्दुल कादिर बदौनी ने, और महाभारत के इस फारसी अनुवाद को कहा जाता है रज्मनामा। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा अकबर ने सुलह ए कुल नीति की शुरुआत की। और अकबर दोस्तों तुला दान करता था और अकबर सूर्य नमस्कार करता था और अपने दरबार में 24 घंटे आग जलाता था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अकबर पहला ऐसा मुगल शासक था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो इतनी बात दोस्तों आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। तो अकबर पहला ऐसा मुगल शासक हुआ जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन आप लोग यहीं पर ध्यान रखिएगा कि ऐसा पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, तो वो थे दोस्तों जैनुल आबिदीन, जो कि कश्मीर के राजा थे। तो यदि आपसे पूछे कि पहला मुगल शासक कौन था
जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध किया? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा अकबर। और यदि आपसे पूछे कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध किया, तो वो था दोस्तों कश्मीर का शासक जैनुल आबिदीन। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि अकबर के शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। और अकबर के ही शासनकाल में दोस्तों रामचरितमानस का अवधी भाषा में ट्रांसलेट किया गया तुलसीदास जी के द्वारा। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, रामलीला की शुरुआत हुई दोस्तों अकबर के शासन काल में। और बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया दोस्तों अकबर ने गुजरात विजय के बाद। तो इतनी बात दोस्तों आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। अकबर के बाद अगला मुगल बादशाह हुआ दोस्तों जहांगीर, जिसका शासन चला था 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है चित्रकारी के क्षेत्र में। और ये चित्रकारी होती थी दोस्तों पशु एवं पक्षियों की। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जहांगीर के शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है चित्रकारी के क्षेत्र में, और वो चित्रकारी होती थी दोस्तों पशु एवं पक्षियों की। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज आया जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। और विलियम हॉकिंस को दिया गया दोस्तों इंग्लिश खान की उपाधि। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, तंबाकू की खेती का प्रचलन जहांगीर के ही शासन में शुरू हुआ दोस्तों। और ये शुरू किया गया पुर्तगालियों के द्वारा, लेकिन तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों जहांगीर और औरंगजेब दोनों ने। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा, तंबाकू खेती का प्रचलन हुआ जहांगीर के ही शासनकाल में। और ये तंबाकू की खेती की जाती थी दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा, लेकिन इसके बाद औरंगजेब और जहांगीर दोनों ने दोस्तों तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। इतनी चीज दोस्तों आप लोग इसके बाद यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए जहांगीर की पत्नियों को, और इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए मानबाई को। और मानबाई में आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानबाई और जहांगीर का पुत्र था दोस्तों खुसरो। और खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और ये जाकर मिल गया 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से। और इसके बाद जहांगीर की सेना ने खुसरो की हत्या कर दी। तो जहांगीर की पहली पत्नी थी दोस्तों मानबाई, जिसका लड़का था खुसरो। और खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और ये जाकर मिल गया 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी से। इसके बाद इनकी अगली बीवी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा जोधा बाई, जिनका लड़का था दोस्तों खुर्रम। और इसी खुर्रम को बाद में चलकर कहा गया शाहजहां। और ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर के एग्जाम में कि किस मुगल बादशाह को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर था दोस्तों शाहजहां। तो जोधाबाई का लड़का था दोस्तों खुर्रम, जिसको आगे चलकर शाहजहां के नाम से भी जाना गया। इसके बाद जहांगीर की अगली पत्नी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये थी दोस्तों मेहरुन्निसा, या इन्हीं को कहा जाता था नूरजहां। और मेहरुन्निसा या नूरजहां के पिता थे दोस्तों मिर्जा गियास बेग। और मिर्जा गियास बेग को उपाधि दी गई एतमाद उद दौला की। और इसके बाद जब नूरजहां के पिता की मृत्यु हो गई दोस्तों, तो इनके नाम पर एक मकबरा बना आगरा में, जिसको कहा जाता है एतमाद उद दौला का मकबरा। और इस मकबरे पर दोस्तों पितृधुरा चित्रकारी का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि एतमाद उद दौला का मकबरा स्थित है आगरा में। और फिर इसके बाद दोस्तों मेहरुन्निसा या नूरजहां की माता थी अस्मत बेग। और अस्मत बेग को दोस्तों
इत्र का आविष्कारक भी कहा जाता है। जहांगीर के बाद अगला मुगल बादशाह हुआ दोस्तों शाहजहां, जिसका शासन चला था 1627 ईस्वी से लेकर 1657 ईस्वी तक। और शाहजहां के शासनकाल को दोस्तों स्वर्णिम काल कहा जाता है वास्तुकला या आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। इतनी बात आप लोग यहां से सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों लाल किला जो कि स्थित है दिल्ली में, और लाल किला जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण करवाया था या बनवाया था दोस्तों शाहजहां ने। और इस लाल किले के अंदर स्थित है दोस्तों मोती मस्जिद, जिसको बनवाया था औरंगजेब ने। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा लाल किला जो आगरा में स्थित है उसको बनवाया था अकबर ने। और इस लाल किला जो कि आगरा में स्थित है इसके अंदर मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा लाल किला जो दिल्ली में है उसको बनवाया था शाहजहां ने, और जो दिल्ली में स्थित है लाल किला इसके अंदर है मोती मस्जिद जिसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। और फिर यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा लाल किला जो आगरा में स्थित है उसको बनवाया था अकबर ने, और इस लाल किले के अंदर स्थित है मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद जिसको बनवाया था शाहजहां ने। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया आगरा में। और ताजमहल जो आगरा में बनवाया था शाहजहां ने ये बनवाया था दोस्तों अपनी पत्नी मुमताज की याद में। और ताजमहल का निर्माण हुआ था दोस्तों कुल 22 वर्षों में, जो कि चला था 1631 ईस्वी से लेकर 1653 ईस्वी तक। और ताजमहल के जो स्थापत्य कलाकार या आर्किटेक्ट थे दोस्तों वो थे उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लहरी। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में, और इसका निर्माण चला था दोस्तों कुल 22 वर्षों तक, जो कि चला था 1631 ईस्वी से लेकर 1653 ईस्वी तक। और ताजमहल के आर्किटेक्ट थे दोस्तों उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लहरी। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों शाहजहां के लड़कों का नाम। और शाहजहां के सबसे बड़े लड़के थे दोस्तों उनका नाम था दारा शिकोह, और दारा शिकोह को दोस्तों छोटा अकबर कहा जाता था। और दारा शिकोह दिल्ली के गवर्नर थे। और फिर इसके बाद थे दोस्तों शाह शुजा जो कि बंगाल के गवर्नर थे। और फिर इसके बाद थे औरंगजेब जो कि था दक्कन का गवर्नर। और फिर था दोस्तों इसके बाद मुराद जो कि गुजरात का गवर्नर था। शाहजहां के बाद आप लोग देखिए अगला मुगल बादशाह हुआ औरंगजेब, जिसका शासन चला था 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। और औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ दोस्तों आगरा और दिल्ली में। और औरंगजेब को उपाधि दी गई जिंदा पीर और दरवेश की। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब का शासन चला था 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। और औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ आगरा और दिल्ली में। और औरंगजेब को उपाधि दी गई जिंदा पीर और दरवेश की। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा औरंगजेब ने नौरोज, तुलादान, झरोखा प्रथा, अग्नि और गाना या सिंगिंग इन सब को दोस्तों औरंगजेब ने खत्म कर दिया जब ये गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब ने नौरोज प्रथा को समाप्त कर दिया, तुलादान को समाप्त कर दिया, झरोखा प्रथा को समाप्त कर दिया, और अग्नि जो कि मुगल काल में 24 घंटे जलाई जाती थी दरबार में उसको भी समाप्त कर दिया, अग्नि प्रथा को भी। और जो सिंगिंग या गाना होता था उसको भी समाप्त कर दिया था औरंगजेब ने। लेकिन दोस्तों औरंगजेब संगीत प्रेमी था वीणा का, इस बात को आप लोग
ध्यान रखिएगा। और औरंगजेब ऐसा पहला मुगल शासक था दोस्तों जिसके दरबार में क्षत्रिय एवं हिंदू अधिकारी रहते थे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और औरंगजेब की पत्नी थी दोस्तों दिलरास बानो बेगम, और दिलरास बानो बेगम का मकबरा है दोस्तों जिसको कहा जाता है बीबी का मकबरा। और इस मकबरे को दोस्तों दक्षिण भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 1686 एवं 87 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर एवं गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की दोस्तों मृत्यु हो गई अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो इतनी चीज दोस्तों आप लोग औरंगजेब से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को ध्यान रखिएगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ के किस शासक को बाबर ने खानवा के युद्ध में पराजित कर दिया था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि है राणा सांगा। तो खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इस युद्ध में बाबर दोस्तों विजयी हो गया और राणा सांगा पराजित हो गए। और इसी खानवा के युद्ध में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया जिहाद। तो जिहाद का कॉन्सेप्ट दोस्तों पहली बार आया था खानवा के युद्ध से। इतनी बात दोस्तों आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि है मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जजिया कर भारत में पहली बार लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और फिर अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और इसके बाद जब औरंगजेब मुगल वंश का शासक बना तो इसने जजिया कर को दोबारा से लगा दिया। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला एक मुगल वंश के शासक थे जिन्होंने भारत से हमेशा के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया। इतनी बात आप लोग इस क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है मुगल बादशाह अकबर ने किसके ऊपर विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है गुजरात विजय। तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने किया था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है शाहजहां। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आगरा का लाल किला है उसको बनवाया था अकबर ने, और इस किले के अंदर बनी हुई मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने किस मुगल बादशाह को पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है हुमायूं। तो चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1540 ईस्वी में, और ये चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी रहा और हुमायूं की हार हो गई। इतनी चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है
पादशाहनामा नामक पुस्तक किस मुगल बादशाह से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है शाहजहां। तो पादशाहनामा नामक पुस्तक संबंधित है दोस्तों शाहजहां से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है अकबर के द्वारा किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 1586। तो अकबर ने दोस्तों कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1586 ईस्वी में। बाकी दोस्तों 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था, और 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, और 1576 ईस्वी में हुआ था दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हो गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इतनी बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है किस मुगल बादशाह ने दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अकबर। तो अकबर ने दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत की, और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि दीन ए इलाही धर्म के प्रचार के लिए अकबर ने 1579 ईस्वी में इलाही नामक सोने का सिक्का चलवाया, और दीन ए इलाही धर्म को दोस्तों बीरबल ने स्वीकार किया था, और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले बीरबल एकमात्र हिंदू नवरत्न थे। इतनी चीज आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है औरंगजेब के आदेश के बाद किस सिख गुरु की हत्या कर दी गई थी? और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि थे गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर जी थे दोस्तों 9वें सिख गुरु। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब की सेनाओं के द्वारा हत्या कर दी गई जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर के मृत्यु का आदेश दे दिया था। तो इतनी बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा गुरु नानक देव जी, ये थे दोस्तों पहले सिख गुरु। और गुरु गोविंद सिंह जी, ये थे दोस्तों अंतिम सिख गुरु या 10वें सिख गुरु। और गुरु अर्जुन देव जी, ये थे दोस्तों 5वें सिख गुरु। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें या अंतिम सिख गुरु थे, और गुरु अर्जुन देव जी 5वें सिख गुरु थे, और गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे, जिनकी हत्या कर दी गई औरंगजेब के आदेश के बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है निम्नलिखित में से कौन मुगलों के अधीन सैन्य विभाग का मुखिया था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बख्शी। तो बख्शी दोस्तों मुगलों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें आप लोग देखिए मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया?
तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अकबर। तो अकबर ने दोस्तों मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की और मनसबदारी प्रणाली का अंत हुआ दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में। और मनसबदारी व्यवस्था में दोस्तों 1/3 या 1/4 का नियम लेकर आया गया शाहजहां के द्वारा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है किस नवरत्न को अकबर ने खाना की उपाधि दिया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अब्दुल रहीम खान, जो कि था दोस्तों बैरम खान का लड़का, और इसको अकबर ने खाना की उपाधि दी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण करवाया था। वो कहाँ स्थित है? तो इत्माद उद दौला का मकबरा स्थित है दोस्तों आगरा में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है आईने अकबरी की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अबुल फजल। अबुल फजल ने दोस्तों आईने अकबरी की रचना की थी। और इसके बाद लास्ट में देखिए आप लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1526। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में। और फिर दोस्तों यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा 1556 ईस्वी में हुआ दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध, और ये हुआ था हेमचंद्र विक्रमादित्य और बैरम खान के बीच में। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, और ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और 1761 ईस्वी में हुआ दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध, और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोग मुगल काल से ध्यान में रखिएगा, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।